डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था और उसका जो लास्ट टॉपिक हमने देखा था दैट वाज द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर का मतलब था कि जब से जकोबियंस की गवर्नमेंट आई, रॉबेस्पियर जब से आई, तब से उन्होंने स्टार्ट किया एक ऐसा माहौल बनाया जिसके अंदर हर तरफ टेरर फैल गया। तो उसी को हम डिनोट करते हैं रेन ऑफ टेरर से। एंड अल्टीमेटली ये रेन ऑफ टेरर वो पोजीशन थी जिसमें लोगों को डर लगने लगा था, ऐसा हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ करके देखेंगे कि क्या वो सिचुएशंस थी जिसमें विमेन ने किस तरह से पार्टिसिपेशन किया इस रेवोल्यूशन में, क्या क्या वो कंडीशंस जिसमें विमेन ने अपने आप को इस रेवोल्यूशन में एक तरीके से देखा। ओके, सो हम आज के टॉपिक में ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें विमेन का पोजीशन क्या था। अब ये विमेन का पोजीशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों, हमने अलग से ऐसा टॉपिक क्यों पढ़ा। आप जानते हो, चाहे यूरोप की बात करें या उस टाइम की जितने भी उसके आसपास के कॉन्टिनेंट्स की बात करें, इंक्लूडिंग एशियन कॉन्टिनेंट इंडिया की भी, तो विमेन की पोजीशन हमेशा से बेटर नहीं थी, उनको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ा था। तो यहाँ पर भी अब तक की जो स्टोरी हमने पढ़ी, हमने हमेशा देखा कि वोटिंग राइट केवल मैन के पास में है या और कोई भी जो प्रिविलेजेस हैं वो भी केवल मैन के पास में है। तो विमेन का क्या रोल था और विमेन की पोजीशन सही कैसे हुई, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो करें शुरू। तो चलिए जल्दी से देखते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कि क्या विमेन के पास में कोई ऐसा राइट था जो उसने यूज किए हो रेवोल्यूशन के दौरान, और क्या विमेन ने रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, ये है हमारा आज का टॉपिक। सो फर्स्ट, कि जितनी भी विमेन थी, मोस्ट ऑफ द विमेन पार्टिसिपेट करती थी थर्ड स्टेट से। अब ये थर्ड स्टेट से ऑब्वियसली पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये तो आप जान गए होंगे कि थर्ड स्टेट वाले इकोनॉमिकली अच्छे नहीं थे, तो इनको अपना घर चलाने के लिए, अपना खुद का एपेटाइट को फुलफिल करने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए वर्क करना पड़ता था। ऐसे में जो ये वर्किंग विमेन थी, आप ये देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर अ लिविंग, इनके पास में एजुकेशन तो थी नहीं, कोई जॉब ट्रेनिंग थी नहीं, तो जो वर्किंग विमेन थी उनको अपनी फैमिली चलाने के लिए काम करना पड़ता था एज ए लेबर। आप याद रखें, जो विमेन है उसको कभी भी इन्होंने मौका नहीं दिया कि ये एजुकेशन अच्छी कर सकें, साथ ही ऐसा कभी मौका नहीं दिया कि कोई ट्रेनिंग लेकर के कोई अच्छा एक इनिशिएटिव ले सकें। मतलब आप ये कह सकते हो, ना तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनके पास में स्किल थी इंडस्ट्री के लिए, ना बिजनेसेस के लिए। सो एक ही ऑप्शन बचा, घर तो इनको भी चलाना है, क्योंकि थर्ड स्टेट की जितनी भी विमेन थी वो वर्किंग थी। वर्किंग मतलब काम करने वाली थी, और अपनी लाइवलीहुड को वो अर्न करती थी थ्रू डूइंग लेबर वर्क। तो लेबर वर्क करने के बाद में, तो ऐसे में इन्होंने कहा कि जो भी विमेन वर्क करती थी अपने फैमिली को चलाने के लिए, उनको जो वेजेस मिलती थी, इवन वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन था कि उसको मेल पर्सनैलिटी से, मेल से पैसा कम मिलता था। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ हमने देखा कि जो विमेन थी उसकी पोजीशन क्या, विमेन की पोजीशन पैथेटिक, ना इनके पास में एक्सेस ऑफ एजुकेशन है और ना ही इनके पास में कोई ट्रेनिंग है। ओके, सो इसी के कारण से इनको छोटा मोटा लेबर वर्क करना पड़ता था, लेकिन वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इस तरह का कि इनको जो वेजेस मिलती थी वो वेजेस कंपेरेटिवली मैन के कम मिलती थी। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इन द ऑर्डर टू डिस्कस एंड द वॉइस ऑफ देयर इंटरेस्ट, विमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स, इवन न्यूज़पेपर भी इन्होंने शुरू किया। इनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। अब कंडीशन क्या हुई बेटा जी कि ये अपनी प्रॉब्लम कहाँ पर रखें। मैक्सिमम ले तो आपने देखा प्रीवियस लेक्चर्स में कि मैक्सिमम ने तो अपने पॉलिटिकल क्लब्स बना लिए थे, जकोबियन जैसे। तो इनके पास ऐसा कोई क्लब ही नहीं था, ये सिर्फ एज अ विजिटर वहाँ पर विजिट कर सकते थे, देखते थे, सुनते थे। इनकी बात रखने वाला कोई नहीं था, इनका रिप्रेजेंटेटर कोई नहीं था। सो दैट फॉर रिमूविंग सच प्रॉब्लम, तो इन्होंने खुद के ही पॉलिटिकल क्लब बना दिए। अब एक और चीज़ है, न्यूज़पेपर जो कि एक बहुत ही अच्छा ज़रिया था अपनी प्रॉब्लम, अपनी कोई भी जो चीज़ है सामने वाले को एक्सप्रेस करने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर एक ज़रिया था। न्यूज़पेपर क्योंकि वहाँ सोसाइटी मेल डोमिनेंट थी, तो केवल जो बात होती थी आदमियों की होती थी, तो इन्होंने खुद का न्यूज़पेपर भी चालू किया, साथ ही पॉलिटिकल क्लब भी। न्यूज़पेपर के पीछे का लॉजिक ये था कि एनी हाउ दे कैन अपनी जो थॉट्स हैं, अपने जो इंटरेस्ट है, इवन वो लोगों तक पहुंचा सके। तो इन्होंने खुद का न्यूज़पेपर एंड पॉलिटिकल क्लब्स दे हैव स्टार्टेड। लगभग अगर मैं बात करूं फ्रेंच सिटीज़ में, तो लगभग 60 से ज़्यादा क्लब्स ओपन हो गए, विमेन क्लब्स बेसिकली, जो विमेन की पोजीशन को सही करने के लिए और उनके एटलीस्ट उस गवर्नमेंट के ऊपर डिस्कशन के लिए वो इनिशिएटेड थे। One of their main demand was that the women enjoy the same political rights as men.
इनकी डिमांड्स तो वैसे बहुत सारी थी, बट एक जो कॉमन डिमांड थी दैट वाज कि इनको भी सैफरेज मिले। जो पॉलिटिकल राइट लोगों के पास में है, मैन के पास में है, एटलीस्ट इनको भी मिलने चाहिए। तो इन डिमांड्स को लेते हुए इन्होंने स्टार्ट किया पॉलिटिकल क्लब। लगभग 60 क्लब्स तो केवल फ्रेंच सिटी में ही खुल गए, फ्रांस की सिटीज़ में ही खुल गए। मैं पूरे यूरोप की भी बात करूंगा, वहाँ पर भी कंडीशंस कुछ ऐसी ही है पूरे यूरोप में। In the earlier years of revolutionary government did introduce laws to help them and improving their life, created some state schooling made compulsory for the girls. अगर हम रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग टाइम की बात करें तो आप ये समझें कि रेवोल्यूशन कब हुआ था। रेवोल्यूशन का जो डेट है दैट इज़ 1789 टू 1799, मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो इसके इनिशियल ईयर्स में मतलब 1789, 90, 91 इन ईयर्स में, इनिशियल ईयर्स में यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ तो किया कि भैया एजुकेशन के लिए कंपलसरी कर दो, स्कूल्स खोल दो गर्ल्स के लिए, ठीक है, और इनके लिए आप ऐसे कुछ कंडीशंस करो जिससे कि इनकी लाइफ इंप्रूव हो सके, इनकी लाइफ के अंदर बेटरमेंट आ सके। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया कि इनके लिए कुछ और चीज़ें अच्छी की गई थी, लाइक इनकी मर्जी के बिना ये शादी नहीं करें। ऐसा कुछ लॉ बना दिए गए कि इनको अगर इच्छा नहीं है, अगर ये नहीं चाहते हैं और फोर्सली इनके अगर कोई शादी कर रहा है तो वो चीज़ नहीं होगी। साथ ही एक और राइट इनको दिया गया था कि अगर ये डाइवोर्स देना चाहते हैं अपने हस्बैंड को तो शी कैन डू। पहले ऐसा नहीं होता था, डाइवोर्स केवल मेल दे सकता था, विमेन के पास में ये राइट भी नहीं था। तो इनके साथ इनिशियली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ इनकी हेल्प की, कंपलसरी एजुकेशन किया, इनकी लाइफ को बेटर करने के लिए चीज़ें करना शुरू किया। डाइवोर्स जैसी कंडीशंस में अगर इफ़ शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद हर हस्बैंड तो शी कैन नाउ गिव डाइवोर्स। पहले ये नहीं था। और अब विमेन को ट्रेन किया जाता था जॉब्स के लिए। इवन ये अब आर्टिस्ट भी बन सकती थी, ऑब्वियसली ट्रेनिंग मिल रही है तो शी कैन बी आर्टिस्ट। साथ ही साथ ये छोटे छोटे बिजनेस भी अब खुद रन कर सकती थी, खुद की इंडस्ट्रीज भी ये चला सकती थी। तो सच सिचुएशन हैपेंड, ये सारी चीज़ें हुई। होपफुली इस वाले पॉइंट में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट में है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड द लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ द विमेंस क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। अब कंडीशन क्या हुई बेटा जी कि ऐसे में अब नए पॉलिटिकल ग्रुप्स स्टार्ट हो गए। अब रेन ऑफ टेरर आया, रॉबेस्फियर को लगा कि भैया मेरे अगेंस्ट में भी लिख रहे हैं तो, क्योंकि मैं कुछ ऐसे रूल्स बना रहा हूँ जो कि शायद इनके लिए अच्छे नहीं है, और वो लोग अगर मेरे अगेंस्ट लिखेंगे तो मैं गिलोटाइन कर दूंगा। तो जब रॉबेस्फियर का टाइम आया था तो इन्होंने, जो नई गवर्नमेंट बनी थी जैकोबियंस वाली, उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया, नए लॉज बना दिए इस तरह के कि जो विमेन हैं उनके जितने भी क्लब्स हैं, ऑल सच क्लब्स मस्ट बी क्लोज्ड, उनके सारे क्लब्स बंद हो जाने चाहिए। एज इवन इन्होंने ये भी किया कि जो भी ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, चाहे सैफरेज कर रही हैं, राइट टू वोट की डिमांड कर रही हैं, दैट ऑल्सो नॉट बी देयर, ये भी चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए। होपफुली ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। और देखिए आगे, द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू द इंटरनेशनल सैफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्लियर 20th सेंचुरी। लेकिन रॉबेस्फियर हटा, उसके बाद ज़रूरी थोड़ी कि सारी सिचुएशन हमेशा वैसी रहेगी विमेन की, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। विमेन की पोजीशन में कहीं ना कहीं बेटरमेंट आया। और बेटरमेंट कैसे आया? उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के सैफरेज के लिए डिमांड करना शुरू किया। इंटरनेशनल लेवल मतलब केवल फ्रांस की बात नहीं है, हर एक कंट्री जहाँ पे विमेन का पार्टिसिपेशन था और उनको लगता था कि हमें राइट्स नहीं दिए गए हैं, तो दे हैव इनिशिएटेड कि नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमें अब कलेक्टिवली फाइट करनी पड़ेगी अपने राइट्स के लिए, और इंटरनेशनल लेवल पे जाकर। तो ऐसा ही हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे जाकर उन्होंने अपनी सैफरेज की डिमांड की और ये डिमांड एक्सेप्ट की गई। मैं यहाँ पर जो बताना चाह रहा हूँ वो था कि इंटरनेशनल सैफरेज की डिमांड और इनके इसके लिए मूवमेंट शुरू हो गया था लेट 19th सेंचुरी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1890 के आसपास। और कब तक चला? अर्लियर 20th सेंचुरी, मतलब 1950 के बीच में, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो 1980 से लेकर, अगर ये 100 साल का एक टाइम ड्यूरेशन निकालें तो 100 साल में लगभग इस बीच इनके मूवमेंट चले। एंड फाइनली फ्रांस में भी जो विमेन थी उसको इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिला दैट 1946 में दे गॉट द राइट टू वोट, इनके पास में राइट टू वोट मिल गया। होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। छोटी सी चीज़ थी, विमेन की पोजीशन पैथेटिक थी, उसको डेवलप और उसको सही करने के लिए दे हैव इनिशिएटेड सम गुड थिंग्स। गॉट इट? चलिए आगे देखें।
सो न्यू टॉपिक है बेटा अपना अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। इसको बहुत अच्छे से समझना है हमें, क्योंकि स्लेवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। स्लेवरी क्या होता है? स्लेवरी एक इनह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें किसी ह्यूमन को परचेज किया जाता है, बाय किया जाता है, उसको फिर काम करवाया जाता है एज अ लेबर, और उसके बदले में रेम्यूनरेशन भी उसको नहीं दिया जाता, वन टाइम पेमेंट किया जाता है और उससे लाइफ लॉन्ग जितना वो जीता है तब तक उसको एज अ स्लेव बना के रखा जाता है। तो ये स्लेवरी सिस्टम, ये स्लेवरी पूरे यूरोप में फैली हुई थी, वो लोग इसके पार्ट थे बेसिकली। एंड ये जो सिचुएशन हुई उसका लॉजिक क्या है और कैसे इसको हटाया गया उसको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो स्लेवरी थी वो यूरोप की कॉलोनीज, अफ्रीकन कॉलोनीज एंड अमेरिका तक ये फैली हुई थी। और ये जो स्लेव्स हैं इन्हें बेसिकली यूज़ किया जाता था कॉफ़ी के लिए, शुगर के लिए, इंडिगो के लिए, ठीक है, इसके अलावा टबैको के लिए। ये लोग इन जो स्लेव्स थे इनको इन सब प्लांटेशन वर्क्स के लिए यूज़ किया जाता था। एंड वाई दे आर फेमस? जस्ट बिकॉज उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा, क्योंकि अवेलेबल बहुत ज़्यादा थे, एंड इनकी जो कॉस्टिंग आती थी वो बहुत ही कम आती थी। आप ये भी बात याद रखें कि जो यूरोपियंस हैं, यूरोपियंस को पता है कि इन सब चीज़ों के अंदर बहुत डिमांड है, एंड यूरोपियंस अगर अमेरिका जाकर के चीज़ें बाय करेंगे या मेहनत करेंगे तो उनको बहुत पैसा वो अर्न कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज दे वर लिटिल बिट रिलैक्टेंट। रिलैक्टेंट का मतलब होता है इंटरेस्टफुल नहीं थे इस चीज़ के लिए वो। सो यूरोपियंस डोंट हैव द इंटरेस्ट टू गो आउट एंड वर्क इन डिस्टेंट, वो इतना दूर जाकर के काम करें। साथ ही साथ वो अनफैमिलियर भी थे उस ज़मीन से, मतलब अमेरिका जाके उनको काम करना पड़े तो वहाँ पर इन सब चीज़ों के कारण से शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। किसकी? प्लांटेशन वर्कर्स की। सो दिस वॉज मेट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। ओके, सो इसमें क्या हुआ है, यूरोप पूरा अफ्रीका के साथ, अमेरिका के साथ मिलकर के एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड सिस्टम बना लेते हैं, जिसके तहत वो चीज़ें, कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते हैं, इवन ह्यूमंस को भी एक्सचेंज करते हैं। बहुत ही इनह्यूमन एक्टिविटी है बट इट हैपेंड, ऐसा कुछ हुआ। चलिए आगे देखेंगे इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। मैं अभी आपको मैप से भी कोशिश करूँगा समझा सकूँ। लेट्स हैव अ लुक टू द नेक्स्ट पॉइंट। यह इन्होंने कहा कि जो ये स्लेव ट्रेड है ये शुरुआत हुआ 17वीं सेंचुरी में। फ्रांस के जो मर्चेंट होते थे वो अपने पोर्ट से, बॉर्डेक्स से और नेंटिस से सेल करते थे, मतलब चालू करते थे, और अफ्रीका पहुंचते थे। वहाँ से वो लोकल जो वहाँ पे चिफ्रियंस होते हैं, चिफ्रियंस मतलब जो डील करते हैं, इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, दलाल होते हैं जो, वो उन लोगों से आदमियों को परचेज करते थे। फिर ये जो मर्चेंट होते थे, फ्रेंच मर्चेंट्स जो होते थे, इनको अपने शिप पे लोड करते थे, जैसे सामान लोड नहीं करते हैं वैसे इनको लोड करते थे, और फिर इनको बांध करके, इनको बेड़ियों से जकड़ करके इन स्लेव्स को पैक कर दिया जाता था टाइटली, और शिप्स में लोड कर लिया जाता था। लोड वर्ड मुझे नहीं बोलना चाहिए बट फिर भी ये इनको लोड किया जाता था, और लगभग 3 महीने तक ये तैरते हुए पूरे अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए कैरेबियन पहुंचते थे, और वहाँ पर इनको हैंड ओवर कर दिया जाता था जिन लोगों को इनकी नीड होती थी। ठीक है, सो सोचो आप कितना पैथेटिक सिचुएशन है। फ्रांस से अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका, अमेरिका से फ्रांस। तो ये जो ट्रायंगल इन्होंने बनाया दैट क्रिएटेड अ स्लेव ट्रायंगल, और इसी को रोकने के लिए बहुत जगह डिमांड चली। अभी आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, होपफुली आप लोग थोड़ा सा समझेंगे कि क्या सिचुएशन थी। देखो यहाँ पे समझिए एक फ्रेंच शिप है। फ्रेंच शिप में ये इसका ऊपर का डॉक है, इसका ऊपर का सरफेस है। इस सरफेस पर इन्होंने फ्यूल रख रखा है, या जो भी लिक्विड कमोडिटीज़ हैं उनको इन्होंने रख रखा है इन बैरल्स में। यहाँ पर से ये प्लेस बना रखा है, ये वेंटिलेशन के लिए है, और यहाँ से ये एंट्री होती है। इसको अगर मैं हटा दूँ तो ये सिचुएशन है। जब मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि स्लेव्स को बांध करके पटक दिया जाता था, आप सोचिए जानवरों के जैसे भरा हुआ है, और ये 3 महीने तक इसी तरीके से रहने वाले हैं, और इनको 3 महीने बाद में फ्री किया जाएगा। एंड ये सच सिस्टम इज कॉल्ड स्लेवरी, यही स्लेवरी है, और ये इनह्यूमन है। सो इसके अगेंस्ट में बहुत जगह पर प्रोटेस्ट हुआ, एंड नो डाउट इट वाज नॉट लाइक कि हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन सिस्टम के अंदर या ह्यूमन एक एनवायरनमेंट के अंदर इस तरह की चीज़ें बैन हो जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ से लोग मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द अफ्रीका, अफ्रीका से लोगों को लिया जा रहा है एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स द अमेरिका,
एंड वापस से अमेरिकन कमोडिटीज़ को लेकर के कहाँ पहुँच रहे हैं ये लोग, यूरोप। ठीक है, क्या क्या, राइस, सिल्क, इंडिगो, टबैको। तो बात समझो, यहाँ पर इन चीज़ों की डिमांड है, इन डिमांड्स को ये भी फुलफिल कर सकते हैं एज अ लेबर, बट दे डोंट वांट टू गो आउट। तो उसके लिए इन्होंने क्या रास्ता निकाला कि यहाँ से स्लेव्स लो, वहाँ पहुँचाओ और प्रॉफिट गेन करके यहाँ आ जाओ। तो इट क्रिएटेड अ ट्राइंगल कॉल्ड द स्लेव ट्राइंगल या ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड। ओके, समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। तो ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट देखिए और क्या चीज़ है, इसको ख़त्म कैसे किया गया। बात है 18th सेंचुरी की, जहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ। लोगों ने कहा कि भैया ये तो बहुत गलत काम कर रहे हो आप, क्रिटिसाइज़ किया गया उसको। लेकिन इस क्रिटिसिज्म के बाद में भी सिचुएशन सही नहीं हुई। बिकॉज ऑफ, कारण क्या था, नेशनल असेंबली ने तो कहा, वहाँ की जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने तो कहा कि स्लेव ट्रेड जो है उसको बंद कर दो आप, स्लेवरी इसको हटा दो हमारे यहाँ से। बट हुआ कुछ नहीं, लंबी डिबेट चली, राइट्स की बात की गई, मैन के राइट्स की बात की गई। इवन फ्रांस के अंदर तो इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने की भी बात की गई कि भैया फ्रांस में तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। अब क्यों, वहाँ पे गवर्नमेंट बार बार रैपिडली बदल रही थी, तो फ्रांस में तो चीज़ चल रही थी कि भैया इसको बंद कर दो आप। लेकिन हुआ क्या, कोई लॉ नहीं बन पाया। बस डिबेट होती रही बट लॉ नहीं बन पाया, जस्ट बिकॉज जो गवर्नमेंट थी एग्जिस्टिंग उसको फियर था कि जो हमारे बिजनेस क्लास है यहाँ पे वो हमसे नाराज़ हो जाएगी। याद करूँ पुराने वाले लेक्चर, मैंने आपको बताया था मिडिल क्लास के अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया था ओवरसीज ट्रेड करके। उन्होंने, जो मिडिल क्लास थी हमारी, वो लोग प्रॉस्परस बने थे थ्रू सच ट्रेड, जिन्होंने एक देश से दूसरे देश में गए, पैसा कमाया, लेकर आए। तो अब ये मिडिल क्लास ही तो थी जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है और उन्हीं के थ्रू गवर्नमेंट भी आ रही है। तो उन्होंने ट्राई तो किया कि ऐसा कुछ हो अब, लेकिन वो लॉ नहीं पास कर पाए क्योंकि उनको डर था कि ये लोग क्या करने जाएंगे, हमसे नाराज़ हो जाएंगे और हम एक तरीके से इनका जो सपोर्ट है वो खो देंगे। तो नहीं इन्होंने किया, क्योंकि बिजनेस क्लास को मैक्सिमम स्लेव ट्रेड से फ़ायदा होता था, इनकी इनकम बढ़ती थी। लेकिन फाइनली एक बहुत बड़े टाइम के बाद में जो गवर्नमेंट आई नई, कन्वेंशन तो आपको पता ही है, दो टाइप की गवर्नमेंट थी, कन्वेंशन एंड उसके बाद में आई थी डायरेक्टरी। तो जो कन्वेंशन था उसने एक नया लॉ पास किया था 1794 में, जहाँ पे स्लेव्स को फ्री कर दिया गया था कि भैया स्लेवरी अब नहीं होगी। हालांकि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही था। जैसे ही नेपोलियन आ जाता है 1804 में पूरे फ्रांस पे, या इसको मैं कहूँ 1799 में, तो उसने वापस से स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया, री इंट्रोड्यूस कर दिया और स्लेवरी सिस्टम वापस से चलने लगा। दोबारा सुने, 1794 रेन ऑफ टेरर के अंदर ऐसा हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उसने, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने स्लेव ट्रेड बंद कर दिया फ्रांस में। लेकिन वापस से 1799 में नेपोलियन का एक तरीके से राइज होता है और वो क्या करता है, स्लेव ट्रेड को वापस से इनिशिएट करवा देता है क्योंकि उसको फ़ायदा होना था। 1804 में तो पूरे फ्रांस में वापस से एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन जब ये हट गया, बॉर्बन डायनेस्टी आ गई, बॉर्बन डायनेस्टी के बाद में वापस से लुई फिलिप आ गया, और लुई फिलिप के बाद में जब रेवोल्यूशन हुआ, रिवॉल्ट मैंने आपको भी जस्ट बताए थे 1848 का फ्रांस वाला, तो उसमें जब कुछ ऐसा हुआ तो उन्होंने फाइनली अबॉलिश कर दिया इस स्लेवरी को पूरे फ्रांस से। याद रखिए आप, 1848 में। तो 1848 दैट डे जब स्लेवरी को यहाँ से अबॉलिश किया गया, दैट वाज द लास्ट डे, और अबॉलिशिंग ऑफ स्लेवरी सिस्टम यहाँ पर एंड होता है। आपको इतना से याद रखना है कि स्लेवरी क्या, तो स्लेवरी जहाँ इन अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें होती हो, जहाँ पे रेम्यूनरेशंस नहीं मिलता हो, इनह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हो, और केवल अपने बेनिफिट के लिए इंसानों को जानवरों के जैसे ट्रीट किया जाए, दैट इज़ स्लेवरी। ओके, सो इसको ख़त्म कर दिया गया था पूरे फ्रांस से और यूरोप से। हालांकि ये चीज़ें आज भी कई जगह पर चलती है और हालांकि इसको हटा देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। सो ये वाला एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसमें हमने विमेन की पोजीशन और स्लेवरी के बारे में पढ़ा। होपफुली आपको कोई इशू नहीं होगी। इफ़ यू हैव देन पुट इन कमेंट बॉक्स, और आप टेलीग्राम चैनल पे ही बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करते हैं और जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एक लेक्चर और उसके बाद ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।